ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका 3 मेथड होता है। पहला है इनिशियल रेट मेथड, दूसरा जो है वो है मेरा हाफ टाइप मेथड, और तीसरा जो होता है वो है इंटीग्रेटेड लॉ मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं जो इनिशियल रेट मेथड हमें क्या कहता है। क्वेश्चन के तो समझते हैं, इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है। तो एक रिएक्शन कंसीडर करो NO प्लस H2, रेट कांस्टेंट है K, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू N2 प्लस H2O। NO जो है वो दे रखा है, H2 जो है वो उसका कंसंट्रेशन दे रखा है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें यहां पर दे रखा है, ठीक है। तीन डेटा जो है वो हमें दिया हुआ है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द वेलोसिटी कांस्टेंट K, और इनिशियल रेट जब कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ NO हमें दे रखा है ये। अच्छा, यहां पर रिएजेंट जो है वो है मेरा NO और H2। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं लिख सकता हूं जो मेरा रेट होगा उसको मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर P और कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर Q। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी डेफिनेटली मैं ये तो लिख ही सकता हूं, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, जितने रिएजेंट्स होंगे हमेशा उससे एक ज्यादा डेटा देना पड़ेगा। द रीजन बीइंग, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जितने रिएजेंट्स होंगे उतने हमारे पास इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स आएंगे, राइट। वहां पे उतना वेरिएबल्स हो गया। इसके अलावा एक और अननोन है, दैट इज द रेट कांस्टेंट K। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए जितना रिएजेंट होगा उससे हमेशा एक ज्यादा डेटा तो देना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, ठीक है, थियोरेटिकली, पर बहुत बार बाय हम सिंपल ऑब्जर्वेशन हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा डेटा 1 और डेटा 2 है उन पे ध्यान दो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NO को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 अगर मेरा ये हाफ हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इनिशियल वो भी हमारा हाफ हो जाता है। ये चीज तो हमारा क्लियरली एविडेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम बोल ही सकते हैं, जो रेट होगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2। यानी Q का वैल्यू जो है वो तो मेरे पास डायरेक्टली 1 जो है वो आ जाएगा। एंड नाउ डेटा 2 और डेटा 3 को कंपेयर अगर हम करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं सो नाउ ऑब्जर्व, इसको कांस्टेंट रखने पर कंसंट्रेशन ऑफ NO को अगर मैं 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो मेरा इनिशियल है उस पे अगर हम ध्यान दें, ये डबल करने पर ये मेरा 4 टाइम्स हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूं, जो मेरा रेट है दैट रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO स्क्वायर। यानी P जो आ जाएगा दैट इज गोइंग आउट टू बी इक्वल्स टू 2। तो यहां से मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूं, जो मेरा रेट है दैट विल बी K into concentration of NO square
इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2। तो ऑर्डर जो आएगा हमारे पास, ऑर्डर विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 + 1, दैट इज गोइंग टू बी 3। सो इट इज गोइंग टू बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक डेटा का इस्तेमाल कर लो। तो 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ एनो का होल स्क्वायर पहला वाला लिया हूं, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁻3। तो के का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.5, अगर एक जाएगा तो 6 होगा, 6 और 1.5 यहां पे हमारे पास 9 आ जाएगा, इंटू 10⁻, अगर हम देखें ये -8 -11 10⁻7 सेकेंड इनवर्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ के, जिसको हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। एंड फाइनली हमें बोला है जो इनिशियल रेट निकालो, जहां पे H2 और NO का कंसेंट्रेशन हमें दे रखा है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं देखूं, जो गिवन डेटा है, के का वैल्यू आई ऑलरेडी नो 4.4/9 इंटू 10⁻⁷। NO का स्क्वायर यानी 1.1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁻6, और H2 जो है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 4.4 इंटू 1.21, और यहां पर तो मेरे पास 6 हो जाएगा। एक 1.5 जो है वो मेरा कटेगा, और पावर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁻² मोल सेकेंड इनवर्स। ये लगभग 0.2 है, तो 4.4 इंटू 0.2 8.8 है, 0.88 है। सो इट विल कम आउट टू बी 8.8 इंटू 10⁻⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं। इसमें कोई खास बात जो है और तो नहीं है। हाँ, डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी जरूर ला सकते हैं, जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? NO + Cl2 गिव्स मी NOCl, और जो कंसेंट्रेशन है वो हमें दे रखा है। तो अगेन हमें वही फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट व्हेन Cl2 और NO जो है वो हमें दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन बेसिकली सेम ही है, बस एक प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। इसमें और कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो होती नहीं है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जो मैं रेट लिखूंगा दैट विल बी K NO to the power P Cl2 to the power Q। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड डेटा को इस्तेमाल करो। फर्स्ट और सेकंड डेटा का इस्तेमाल करो तो सिंपल सी बात है, कंसेंट्रेशन ऑफ NO को अगर मैं फिक्स्ड रखता हूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 को मैं अगर 3 टाइम्स करता हूं तो रेट में साफ साफ देख पा रहा हूं 3 टाइम्स हो जा रहा है। फर्स्ट और सेकेंड डेटा पे ध्यान दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो रेट जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, Q का वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली 1 है। Q का जो वैल्यू है वो मेरे पास डायरेक्टली 1 आ चुका है। और उसके बाद अगर मैं NO के बदले अब मैं Cl2 को फिक्स करता हूं, Cl2 अगर मेरा फिक्स्ड रहता है तो उसके लिए मैं ध्यान देना चाहूंगा
फर्स्ट और थर्ड वाले के साथ, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO को जब मैंने 3 टाइम्स किया तो इट इज क्लियरली एविडेंट जो मेरा रेट है वो मेरा 9 टाइम्स हो जा रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रेट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू NO स्क्वायर, यानी P मेरा 2 है, P मेरा 2 है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू Cl2। ये हमारा रेट लॉ जो है वो आ चुका है, राइट। सो ऑर्डर जो आएगा that will be 2 plus 1, that will be equals to 3, that will be 2 plus 1 equals to 3, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर आ चुका है। तो ये अगर मेरा ऑर्डर आ चुका है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आगे कोई भी एक डेटा का इस्तेमाल कर लो तो बेस्ट है, जो सबसे प्यारा डेटा है वो पहला वाला है, रेट दैट इज 10 to the power -3, that will be K 5 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर, 5 into 10 to the power -2। तो K की जो वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा मेरा 1/125, और यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी 4 -6 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 10 to the power 3। 10 to the power 3 जो है वो मेरे पास है 1000, तो मेरे पास ये आ जाएगा मोलर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। यूनिट भी लिख दिया मैंने इस बार, 8 मोलर टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरे पास आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा रेट होगा दैट विल बी 8 कंसेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। NO का वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है 0.4, तो 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.2, तो मेरे पास ये आ जाएगा कितना 0.16, तो मेरे पास हो जाएगा 0.16 और ये हो जाएगा 1.6, तो 0.256 मोल सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जो काफी ज्यादा आसान है। अच्छा, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज द हाफ लाइफ मेथड। ये और ज्यादा सिंपल है, इसके बारे में ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ मेथड में हमने एक चीज किए थे, जो हमारा टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू A0 to the power 1 minus n। हम इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, ठीक है। सो मान लो इफ A0 is equals to A1, then T half will be T1, और इनिशियल कंसंट्रेशन A2 अगर है तो T हाफ मान लो है T2। तो यहां से हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। So T1 by T2 can be simply written as A1 by A2 to the power 1 minus n. So
1 minus n will be ln t1 by t2 divided by ln a1 by a2। ठीक है, तो मेरे पास n जो आ जाएगा 1 minus ln t1 minus ln t2 divided by ln a1 minus ln a2। So that is going to be the order of the reaction। कहीं पर अगर जरूरत पड़े इस फॉर्मूले की वहां पे अप्लाई कर देंगे, ऐसे कोई याद रखने वाली बात तो नहीं है। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। अगर मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन हमें दे रखा है 0.1 मोलर, तो तब मुझे टी हाफ दे रखा है 50 मिनट्स। ठीक है, और कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट 0.01 मोलर में अगर करता हूं तो टी हाफ अगर मेरे पास आ रहा है 5 मिनट्स। तो सवाल ये है जो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर मैं साफ साफ देख सकता हूं, जो मैं कंसेंट्रेशन को जब 1/10 किया तो टी हाफ भी मेरा 1/10 हो गया है। तो टी हाफ मेरे पास आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। टी हाफ इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, ये ए नॉट टू द पावर 1 है, तो 1 माइनस n इक्वल्स टू 1, यानी n इक्वल्स टू 0। तो इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दूसरा देखते हैं। क्या बोला है, जो मेरे पास एक गैसियस डिकम्पोजिशन इनटू गैस over the platinum is giving me N2 gas plus O2 gas। ठीक है, अच्छा, ये दे रखा है जब मेरा इसका P इनिशियल 200 ATM है तो 50% डिकम्पोजिशन takes 50 minutes time and 75% decomposition takes 100 minute time। ठीक है, समझ में? तो बोला है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा पहला काम है। और दूसरा हमारा काम ये भी है साथ ही साथ, फाइंड P आफ्टर 200 मिनट if P initial equals to 800 ATM। ये हमें यहां दे रखा है। That is the question that we have to do। Now, इसका आंसर हमारे आंखों के सामने ही है। अगर हम ध्यान दें, T3/4 is equals to 2 into T half। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक ही जगह पर पॉसिबल होता है। दैट सिंपली इंप्लाइज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
क्योंकि T 75%, क्योंकि 2 टाइम्स T हाफ है, तो इसके मतलब हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन आ रहा है, और इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आने का केवल और केवल एक ही तरीका है, दैट विल बी सिंपली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आ चुका है, राइट। सो T half is equals to 50 minute at any pressure। चाहे इनिशियल प्रेशर में चाहे 800 ATM लू या 200 ATM लू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा ही 50 मिनट्स रहेगा। तो 200 मिनट इंप्लाइज 4 into T half। 200 मिनट इंप्लाइज 4 into T half, राइट। ओके, तो 4 हाफ लाइफ पार करेगा, तो जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा दैट विल बी द इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 to the power 4, यानी 800 by 16, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 ATM। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 2NO gas plus 2H2 gas gives me N2 gas plus 2H2O gas। The equimolar mixture of NO and H2 are taken। वो बहुत जरूरी है। अगर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में यानी 2:2 या 1:1 पे नहीं लेंगे तो हम जानते हैं उन केसेस पे तो हमारा हाफ लाइफ डिफाइंड ही नहीं होता है। A प्लस B ये वाले केस के लिए हमारा हर हाल पे A और B को जो एक्टिव मासेस हम लेंगे वो A:B के रेशियो पे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा हाफ लाइफ डिफाइन होने वाला ही नहीं है। अगर इक्विमोलर मिक्सचर नहीं लेता तो पहले ही बोलता भाई इस रिएक्शन का हाफ लाइफ तो डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या वाहियात पंथी तो यहां पर कर रहा है। सो equimolar mixtures of NO and H2 are taken। इंफॉर्मेशन गिवन, द प्रेशर इनिशियल अगर मेरा 350 टॉर है तो T हाफ इक्वल्स टू 121 मिनट्स, एंड P इनिशियल अगर मेरा 275 टॉर है तो T हाफ जो है दैट इज 196 मिनट्स। देन वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो दोस्तों अगर हम ध्यान दें दोनों में P1 by P2 अगर मैं देखूं तो दैट विल बी 350 by 275। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा कितना आ रहा है, 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ये मेरा 14 है, और 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 11 है। P1 by P2 यानी इनिशियल तो कंसेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में तो हम ढंग से जानते हैं। और T1 by T2 is 121 by 196। ठीक है, and if we observe this is 11 by 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ध्यान दो T1 by T2 कैन बी रिटन एज 11 by 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, P2 by P1 का होल स्क्वायर, यानी दैट कैन बी रिटन एज ए P1 by P2 टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, टू द पावर ऑफ -2, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो T half is coming out to be P to the power of -2, but P to the power 1 - n के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए।
तो 1 माइनस n इक्वल्स टू -2, तो n इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो हाफ लाइफ मेथड के बारे में हो चुका है। अब हम लोग अपने तीसरे मेथड पर जाएंगे, दैट इज द इंटीग्रेटेड लॉ मेथड। इट इज द इंटीग्रेटेड लॉ मेथड। ठीक है, इसका और एक नाम है, दैट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ठीक है, तो क्या है यहां पर, हमें यहां पर ये मेरे पास टाइम है और ये मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट जो है वो हमारा दिया हुआ होगा। C1 T1 पर, सॉरी 0 पे मान लो है C0, T1 पर है मान लो C1, T2 पर है मान लो C2 ... अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सच बात तो यह है, जो इसका कोई डायरेक्ट मेथड में नहीं बोल सकता हूं। बेसिकली फंडा क्या है, ध्यान देना, यूज zeroth ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिट डेटा इन इट। पहले जीरोथ ऑर्डर यूज करो, क्योंकि जीरोथ ऑर्डर सबसे ज्यादा आसान होता है। वहां पर तो हम जानते हैं जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो होता है, दैट इज सिंपली कंसेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस KT। सिंपल हमारा ये पद आता है। तो पहले एक बार इस्तेमाल करो और यहां पर जो फर्स्ट डेटा है C1 KT1, ठीक है, और दूसरी बार यहां पर पुट कर दो K2 T2, ठीक है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है तो थोड़ा बहुत एरर आएगा, K1 और K2 एग्जैक्टली सेम आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाले रिलेशन से फाइंड K1 एंड K2। If K1 is approximately K2, that implies our data is fit. तो order will be simply equals to 0. डेटा हमारा फिट हो गया है, ऑर्डर जो हमारा आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा 0th ऑर्डर रिएक्शन है एंड 0th ऑर्डर रिएक्शन पे डेटा फिट हो चुका है। रिपोर्ट K is equals to K1 प्लस K2 बाई 2। 2 के लिए ये होगा, 3 के लिए K1 प्लस K2 बाई 3 होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 होगा, 4 होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 बाई 4 होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
इस तरीके से हम डेटा को रिपोर्ट करेंगे। नाउ इफ K1 is not equals to K2, try first order। इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर पे क्या होता है, A will be A0 e to the power minus KT, ठीक है। सो C1 by C0 और दूसरा C2 by C0, अगर इक्वल आया, इफ K1 comes out approximately K2, तो हम सिंपली बोल देंगे our reaction has order equals to 1, ठीक है। अदरवाइज ट्राई सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ। पहले जीरो पे ट्राई कर लेना, जीरो पे नहीं होता है तो फर्स्ट पे ट्राई करना, फर्स्ट पे नहीं होता है तो सेकंड पे ट्राई करना। सर कहां तक ट्राई करना है? देखो मोस्ट केसेस में फर्स्ट ऑर्डर पे फंस जाता है, बट जीरो बहुत आसान होता है। एक बार चेक करना मैं हमेशा बोलूंगा, तुमने फर्स्ट ऑर्डर मेहनत से चेक किए, वो जीरो ऑर्डर निकला, बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि जीरो वाला चेक करना यूं है तो पहले जीरो चेक कर लो, फिर फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लो, मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। नहीं आता है तो सेकेंड ऑर्डर पे आ ही जाएगा, उससे ज्यादा एग्जाम पे हमें पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली कोई मेथड ही नहीं है। हर किसी का रेट लॉ में पुट करते रहो और पुट करते हुए जो है वो आंसर निकालते रहो, देखो जो वो हमारा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसका कोई एक्चुअल में मेथड जो है वो तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं एक बार। सो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास टाइम इन सेकेंड है और कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन मोलर है। T इक्वल्स टू 0 पर कंसेंट्रेशन 1 था, 1 सेकेंड पे कंसेंट्रेशन हाफ था, 2 पर कंसेंट्रेशन 1/3 था। तो फाइंड ऑर्डर एंड हेंस के। तो पहले मैंने क्या बोला हूं, जीरो ऑर्डर पे चेक कर लो। तो जीरो ऑर्डर पे चेक कर लेने पे क्या आएगा, पहले एक बार जीरो ऑर्डर पे चेक कर लो। तो जीरो ऑर्डर पे चेक करने पर क्या आएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन तो 1 है मेरे पास, सो हाफ विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस K1 इंटू 1, यानी K1 का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है हाफ। और दूसरा सेट ऑफ डेटा को इस्तेमाल करते हुए 1/3 K2 इंटू 2, K2 हमारे पास आ रहा है 1/3। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, तो जीरो ऑर्डर जो है वो तो हमारा साफ साफ रिजेक्ट हो चुका है। अब फर्स्ट ऑर्डर पे आओ।
अब जो है वो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पे आओ। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर पे आऊंगा तो मैं लिख सकता हूं जो हाफ विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू ई टू द पावर माइनस k1। ठीक है, लॉग मत लो, यहीं पे रहने दो। ई टू द पावर k1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, और दूसरा अगर हम ध्यान दें 1/3 वाला, तो 1/3 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2k2। तो ई टू द पावर 2k2 का जो वैल्यू है दैट इज 3। यार अगर k1 और k2 इक्वल होता तो ये 4 आना चाहिए था, बट आया है 3। फिर स्क्वायरिंग होता ना दोनों तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी हमारा डेटा सेट नहीं हुआ है। तो अब जो हम लास्ट एक बार ट्राई करेंगे दैट इज द सेकेंड ऑर्डर। तो 1/a प्लस k इंटू टी। तो k का वैल्यू यहां से 1 आया पहले। 1/a यानी 3, 1/a0 यहां पर भी k का वैल्यू 1 आया, यानी ये दोनों हमारा सेम आ गया है। तो सिंपली हम एक चीज बोलेंगे, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ये हमारा एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और जो k है वो तो हमारा इक्वली आ चुका है। तो k का जो यूनिट होता है, k का यूनिट होगा हमारा कितना, मोल टू द पावर 1 माइनस n m इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहां से तुम लोगों का थोड़ा बहुत बुद्धि होता, पहले सेकेंड ऑर्डर मारते, साफ साफ HP दिख रहा था, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ था, तो सेकेंड पे ही सेट होना था। देखो दोस्तों, मेथड तो यही है, इसके अलावा और कोई मेथड है नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें 0 फर्स्ट या सेकेंड में ही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। इसी के भरोसे में हमारी जिंदगी जो है वो चलने वाली है। एंड ये जो पार्ट है, फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज कंप्लीटली डन।